Hey guys, welcome to my channel Gyan Vigyan. My name is Nikita and I'm gonna teach you science. Okay, so in last video we discussed about heredity and hereditary changes. So today we will continue our chapter with a new topic, transcription, translation and translocation. Okay, so टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, बिकॉज विदाउट बेसिक, जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक हम लोग को टॉपिक का असली मतलब नहीं पता चलेगा. ओके, सो बेसिक में सबसे पहले क्या आता है, डीएनए एंड आरएनए. ओके, तो डीएनए एंड आरएनए क्या होता है, सबसे पहले ये पता करते हैं. सो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये क्या है, ये दोनों उसका बस फुल फॉर्म है और कुछ नहीं. ओके, उसके बाद में हम लोगों ने आरएनए को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट mRNA, सेकेंड tRNA, थर्ड वन इज rRNA. M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर एंड R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल. ओके, मैसेंजर आरएनए जो होता है mRNA, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर. tRNA जो है वो साइटोप्लाज्म में, और rRNA जैसे उसका नाम है क्या है, राइबोसोमल, यानी वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइबोसोम के ऊपर. ओके, ये तो बस उसके बारे में हो गया थोड़ा सा. ओके, अब हम उसके थोड़े स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो हम लोग को ये पता है कि डीएनए और आरएनए दोनों भी किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से. ओके, सो थोड़ा न्यूक्लियोटाइड्स को और अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो आप सबको पता होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लैडर शेप. ओके, सो बस हम वही इजी सा स्ट्रक्चर है उसका, वही यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना लेते हैं. ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया. ओके, अब इसमें तुम लोग को याद होगा कि यहाँ पर बीच में ऐसे लाइन जैसे बने होते हैं. ये लाइन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ये लाइन्स, ये लाइन्स क्या होते हैं, ये लाइन्स है न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, दीज आर नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड्स. इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, और ये जो लाइन्स बने होते हैं ना, ये दोनों ये अलग अलग स्ट्रैंड्स के अलग अलग होते हैं. इसका मतलब ये है कि यानी कि इतना बड़ा जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड नहीं है, वो दो है. हाफ इसका, हाफ ये वाले स्ट्रैंड का, एंड हाफ जो है वो ये वाला स्ट्रैंड का. यानी कि अगर मैं ये दोनों स्ट्रैंड को, ओके, दोनों स्ट्रैंड, उसको स्ट्रैंड बोलते हैं. अगर ये दोनों स्ट्रैंड को मैंने ऐसे अलग कर दिया, ओके, जैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है, अगर मैंने इसको खींच के अलग कर दिया तो उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये जो दो है वो टूट जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे और दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे. तो अगर मैंने इसको ब्रेक किया तो उसके न्यूक्लियोटाइड्स कुछ ऐसे हो जाएंगे. और वही अगर मैंने उनको पास में लाया तो वापस से उनका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये पूरा एक लाइन जो था, ऐसा वाला लाइन वापस से फॉर्म हो जाएगा. यानी कि डीएनए के अंदर जो एक लाइन होता है वो दो न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट करता है. इतना समझा. ओके, उसके बाद होता है, अभी न्यूक्लियोटाइड बनता किससे है वो पढ़ते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 टाइप्स की चीज से बनता है, 3. ओके, फर्स्ट इज पेंटोस शुगर, सेकेंड वन इज phosphate group, okay, and third one is nitrogen bases. Okay, so ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, वो हर न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, यानी कि यहाँ पर कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, 1 2 3 ये 4 5 6, ये जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स है ना, सबके लिए जो नाइट्रोजन बेस है वो अलग अलग होते हैं. इसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिफरेंस दिखा पाते हैं. हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेसिस की वजह से. क्योंकि किसी न्यूक्लियोटाइड के पास एडेनिन होगा तो किसके पास थाइमिन होगा, किसके पास ग्वानिन होगा तो किसके पास साइटोसिन. ओके, सो नाइट्रोजन बेसिस को हम लोग ने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला है प्यूरिन्स, दूसरा है पायरिमिडिन्स. ओके, प्यूरिन्स के अंदर भी 2 होते हैं. फर्स्ट इज एडिनाइन, सेकेंड वन इज ग्वानाइन. पायरिमिडिन के अंदर हमारे पास 3 होते हैं, सॉरी 2 होते हैं. फर्स्ट इज साइटोसिन एंड सेकेंड वन इज थाइमिन. ओके, तो अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के पास अगर एडिनाइन होगा तो उसके पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए, थाइमिन. तो क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. इसका मतलब ये ए जो होता है
वो टी के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है एंड जी जो है वो सी के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अगर समझ जाओ कि अगर ये मेरा डीएनए है, ओके, डीएनए के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके पास जो नाइट्रोजन बेस है वो ग्वानिन है, तो उसके साथ वो किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसके पास नाइट्रोजन बेस कौन सा हो, साइटोसाइन। ओके, अगर साइटोसाइन नहीं होगा तो वो उसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। ओके, तो एक ग्वानिन आया, एक न्यूक्लियोटाइड का साइटोसिन आया और दोनों मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म किए। तो एडिनाइन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है, जो केस है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के लिए, आरएनए के लिए नहीं, क्योंकि आरएनए जो है वो डीएनए से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसके लिए उसके न्यूक्लियोटाइड में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस क्या होगा, उसके नाइट्रोजन बेस में, उसके पास ये फॉस्फेट ग्रुप होगा, पेंटो शुगर होगा, बट डिफरेंस उसके सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन बेस में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन बेस के भी किसमें, पायरिमिडिन में। पायरिमिडिन में क्या होगा, साइटोसिन है और थायमिन है, बरोबर, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल। और इसलिए आरएनए के अंदर एडिनाइन जो है वो थायमिन के बदले यूरासिल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि वहां पर थायमिन तो प्रेजेंट ही नहीं है। अगर थायमिन ही नहीं होगा तो एडिनाइन किसके साथ तो बॉन्ड फॉर्म करेगा ना। अगर जब तक बॉन्ड फॉर्म होगा ही नहीं तो वो न्यूक्लियोटाइड पूरा तैयार नहीं होगा, मतलब कि उसका बॉन्ड नहीं बनेगा न्यूक्लियोटाइड का। तो इसीलिए थायमिन की जगह पे वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल, और एडिनाइन जो है वो यूरासिल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में ए जो है वो यू के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड जी एज इट इज हमारे सी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये जो केस है ऊपर वाला थायमिन वाला वो डीएनए के लिए, और यू मीन्स यूरेसिल वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आरएनए के लिए। इतना समझा, ये था सिर्फ और सिर्फ बेसिक कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, उनके बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक बार रिकैप करा देती हूँ, क्या पता आप लोग भूल चुके होंगे, है ना। अभी हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कभी सुना है इसके बारे में, नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए। ओके, अगर इसको हम लोग लिख लेते पहले, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA from DNA is called as ट्रांसक्रिप्शन। ओके, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं हम लोग। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं ना, डीएनए की हेल्प से, डीएनए की मदद से एमआरएनए को फॉर्म करते हैं। अब ये मत पूछना कि एमआरएनए क्या होता है, यहाँ पर पहले मैंने बताया हुआ है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो वहां पर जो आरएनए बनेगा वो भी तो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, है ना। इसलिए एमआरएनए का अगर कोई भी पोजीशन पूछेगा तो कहाँ होता है वो लोकेशन, तो आप लोग बोल दोगे न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वो डीएनए के हेल्प से ही बनता है। तो डीएनए अंदर होगा न्यूक्लियस के, तो वो भी अंदर ही फॉर्म होगा। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, हमारा डीएनए की हेल्प से हम लोग एमआरएनए को फॉर्म करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये फॉर्मेशन होता कैसे है ना, पहले हम वो देखते हैं। तो फॉर्मेशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर है। ओके, मैंने उसके लास्ट के जो स्ट्रैंड्स है उन्हें को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया। ओके, दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो गए, ये इसका न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका। अगर वही मैं इन दोनों को पास में लेके आऊँ तो ये एक पूरा लाइन जैसा फॉर्म हो जाएगा और वो पूरा ऐसा स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा, उन दोनों का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। पर मैंने अभी क्या किया, मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी एमआरएनए फॉर्म करना है। तो इसके लिए पहले मैंने उसके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर दिया और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। ओके, इतना समझा। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है सबके पास क्या होगा, सबके पास पेंटो शुगर होगा, सबके पास फॉस्फेट ग्रुप भी होगा एंड सबके पास नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होगा। पर नाइट्रोजन बेस जो होगा वो सबके पास डिफरेंट होगा। जैसे कि समझो इसके पास नाइट्रोजन बेस है वो ए है, तो हो सकता है इसके पास टी होगा, हो सकता है इसके पास ए होगा, हो सकता है इसके पास जी एंड इसके पास सी। ओके, एंड वैसे यहाँ पर भी, वैसे उसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या,
कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ऐसे नाइट्रोजन बेस जो अब उसके नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिनाइन और थाइमिन। अगर मैं एडिनाइन के सामने साइटोसिन रख दूं तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है, एडिनाइन जो है वो थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि वही दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इतना समझा? तभी क्या होगा, अभी यहाँ पर mRNA बनेगा, यानी कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और यहाँ पर एक चेन में कनेक्ट होने लगेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए है तो तुम लोग बोलोगे यहाँ पर टी आना चाहिए, पर यहाँ पर हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं क्या? नहीं। फॉर्म क्या हो रहा है, mRNA, तो उसके अंदर टी होता है क्या? नहीं, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यू। तो फिर यहाँ पर टी ए जो होता है वो टी के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, बरोबर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के लिए। लेकिन अभी हम लोग आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए में टी नहीं होता, तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर ए फॉर्म करेगा यू के साथ। यहाँ पर टी आया, टी किसके साथ फॉर्म करता है, ए के साथ। वापस से ए आया, क्या आएगा, यू, जी, सी, सी, जी। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और वो एक पूरे चेन में हो जाएगा, चेन में फॉर्म करेंगे, एक कनेक्ट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एक mRNA का स्ट्रैंड बन जाएगा। इतना समझा? वापस से देखो, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है दोनों को सेपरेट कर दिया, उन लोग के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उन लोग का बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ओके, उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, उनके पास जो नाइट्रोजन बेस है उससे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर आएंगे और एक दूसरे के साथ अटैच होते जाएंगे और अटैच होके एक पूरा एक चेन, mRNA का एक चेन तैयार कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर एडिनाइन है तो आरएनए में वो वहां पर क्या होता है, यूरैसिल, क्योंकि आरएनए में एडिनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यूरैसिल। ओके, टी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडिनिन। ए है वापस से यूरैसिल, जी है तो साइटोसिन, सी है तो जी यानी कि ग्वानिन। समझा? तो वैसे ही होता है, यानी कि डीएनए का क्या करेंगे हम लोग, उसके स्ट्रैंड को अलग कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, फिर क्या होगा, फिर एक कोई तो एक स्ट्रैंड को लेंगे, ओके, एंड उस स्ट्रैंड के पास जो नाइट्रोजन बेस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस आएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होके एक पूरा लंबा सा mRNA का चेन तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। समझा इतना? ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन। ओके, तो ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम mRNA विद द हेल्प ऑफ tRNA। ओके, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ amino acid from mRNA with the help of tRNA। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो समझ जाओ कि यहाँ पर ये एक mRNA का स्ट्रैंड है मेरे पास, ठीक है, इसके पास ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, समझ जाओ ये ए है, यू, सी, जी, ए, सी, जी, यू, ए, ठीक है, ये क्या है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स है और फिर ये उसके नाइट्रोजन बेसेस है। ओके, अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएगा tRNA, ये है मेरे पास mRNA। ओके, अब यहाँ पर आएगा tRNA और वो इसके नाइट्रोजन बेसेस के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लाएगा और हमारा अमाइनो एसिड रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा tRNA, ठीक है, एंड वो आके यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस लेके आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, ए का यू, सी का जी, सी, ए, यू, और ऐसे करते करते ये एक पूरा चेन रेडी हो जाएगा। एंड ऐसा बहुत सारे चेन बनते जाएंगे, आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और कनेक्ट होके
हमारा एक अमाइनो एसिड रेडी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस में क्या हुआ, मेरे पास mRNA था, ठीक है, mRNA से मैंने क्या बनाया, अमाइनो एसिड बनाया विद द हेल्प ऑफ tRNA। अगर tRNA नहीं होता तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आते। tRNA क्या करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लेके आता है, उसको आपस में कनेक्ट करता है और उसके बाद ही अमाइनो एसिड रेडी होता है, अमाइनो एसिड तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए tRNA का भी एक बड़ा सा रोल है, अगर tRNA ही नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस नहीं आएंगे और फिर मेरा जो प्रोसेस है अमाइनो एसिड फॉर्म करने का वो नहीं होगा, ठीक है। इतना समझा, ये था ट्रांसलेशन। अब क्या है, अब नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या है ना, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन ये जो दोनों प्रोसेस है ना, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ। अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है तो वहां पर ट्रांसलोकेशन भी चलता रहता है। ओके, ट्रांसलोकेशन में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रांसलोकेशन में rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये जो mRNA तुम लोग को दिख रहा है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। tRNA कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म, बरोबर। तो फिर mRNA को साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा पहले ये प्रोसेस करने के लिए, फिर इसके बाद mRNA साइटोप्लाज्म में आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही अमाइनो एसिड रेडी होगा, ठीक है। तो mRNA जब साइटोप्लाज्म में आता है तो उसको एक बाइंडिंग साइट चाहिए होता है। बाइंडिंग साइट मतलब क्या, कि एक ऐसा चीज जो mRNA को पकड़ कर रखे, उसको बाइंड करके रखे, ताकि mRNA एक जगह पर रहे, उसका स्टैंड स्ट्रेट रहे और फिर tRNA आके उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ले और फिर एक चेन तैयार हो जाए। तो जब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता होता है तब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक राइबोसोमल आरएनए यानी कि राइबोसोम। तो वहां पर आता है राइबोसोम। ओके, राइबोसोम आके यहाँ पर mRNA को एक बाइंडिंग साइट देता है और फिर वहां पर tRNA आता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगता है एंड तो हमारा जो अमाइनो एसिड है वो रेडी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये mRNA फॉर्म होने का, फिर ट्रांसलेशन का, जितने प्रोसेस है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स उन लोग कॉम्प्लीमेंट्री लाते हैं वो लोग 3-3 के ग्रुप में लाते हैं, 3-3 के ग्रुप में लाते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन आरएनए, ठीक है। तो आरएनए के ऊपर अगर हम लोग 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप ले ले तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन और कोडॉन, ठीक है। दोनों में बोल सकते, कोडॉन ही बोलते हैं या तो ट्रिपलेट कोडॉन ही बोलते हैं, ठीक है। तो 3 के ग्रुप में होने की वजह से जब इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं तो वो भी 3 के ग्रुप में ही आते हैं। तो इसलिए ट्रिपलेट कोडॉन जो होता है उसके पास जो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वो भी 3-3 के ग्रुप में आते हैं। पहले इस 3 के ग्रुप के लिए आएगा, फिर इस 3 के ग्रुप के लिए आएगा, फिर लास्ट में इस 3 के ग्रुप के लिए। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन हुआ था तो वहाँ पर भी सेम वैसे होता है। वहाँ पर भी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे आता है, 3-3 के ग्रुप में। पहले कैसे आएगा, पहले इन तीनों के ग्रुप में आएगा, फिर उसके बाद में फिर इन तीनों का ग्रुप आएगा, फिर ऐसे और जो आगे होगा उसके ग्रुप का आएगा। ऐसे करते करते 3-3 के ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड्स आते जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले, और फिर वो आपस में एक चेन बनाते हैं और फिर हमारा जो फॉर्म होना होता है, अगर आरएनए फॉर्म होना होगा या अमाइनो एसिड, तो वो फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में हुआ वैसा ही सेम यहाँ पर भी होता है। यहाँ ट्रांसलेशन में भी जो हम लोग को दिख रहा है ये mRNA, वो पूरा का पूरा एक बार में उसका कोडिंग नहीं होता है। पहले ये 3 का कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, फिर इस 3 के कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, फिर इस 3 के कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे, ऐसे 3-3 के जो ट्रिपलेट कोडॉन्स है ना उनके कॉम्प्लीमेंट्री आते जाते हैं। और सबसे पहले ये कोडॉन्स का ही क्या होता है, पहले कोडिंग होता है, ठीक है। उसके कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री आते रहते हैं, उसके बाद ही क्या होता है, पूरा चेन आपस में कनेक्ट होता है। सबका एक साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वहां पर नहीं आते, 3-3 के ग्रुप में ही आते हैं। तो ये जो 3-3 के ग्रुप में जो आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो समझो, यहाँ वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके 3 कॉम्प्लीमेंट्री आया, बरोबर। उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये जो राइबोसोम है वो थोड़ा आगे की तरफ सरकेगा। क्यों आगे की तरफ क्यों सरकेगा,
क्योंकि इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री तो हो चुका है ना। अब किसकी बारी है? अभी इन तीनों की बारी है। तो इन तीनों की बारी है तो अभी इन तीनों को भी क्या चाहिए होगा? बाइंडिंग साइट। इनको भी तो कुछ ऐसा बैठने के लिए चाहिए होगा ना जो उसको पकड़ के रखे। तो कौन पकड़ के रखेगा? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम तो भी यहाँ पर है, तो क्या होगा? तो राइबोसोम थोड़ा आगे की तरफ, यहाँ की तरफ क्या होगा? वो सरकेगा, यानी कि थोड़ा सा खिसक जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में राइबोसोम मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, ठीक है। एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, उसके बाद वापस क्या होगा? वापस से जो राइबोसोम है वो और आगे की तरफ धीरे से खसकेगा, ठीक है। और ऐसा करके यहाँ पर भी राइबोसोम आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो लास्ट के जो एंडिंग के जो बचे हुए कोडॉन्स है उन लोग का भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स वहां पर आ जाएंगे। तो जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस में जो राइबोसोम है वो एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक धीरे 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 करके खिसकता जाता है, अगले अगले कोडॉन्स तक जाता है। एक कोडॉन का हो गया कॉम्प्लीमेंट्री तो आगे सरकेगा, फिर उस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फिर वो थोड़ा और आगे सरकेगा, फिर उस कोडॉन का होगा। ऐसे करते करते एमआरएनए के पूरे चेन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? क्विक सा रिवीजन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन का। ओके, तो यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए फॉर्म होता है डीएनए के हेल्प से। ओके, तो कैसे फॉर्म होता है? हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसको अलग कर दे, सेपरेट कर देते। उन लोग के जो न्यूक्लियोटाइड्स है उन लोग का बॉन्ड ब्रेक कर देते, दोनों स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो जाते, ठीक है। अलग अलग होने के बाद हम लोग किसी एक स्ट्रैंड से, वहां एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड से उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना चालू करते हैं, ठीक है। 3-3 के कोडॉन्स आएंगे, ट्रिपलेट कोडॉन्स 3-3 के ग्रुप में आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आते जाते हैं, आपस में वो चेन बनाते जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाते जाते हैं, और फिर एक बड़ा सा एमआरएनए का चेन मेरा फॉर्म हो जाता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होगा? ट्रांसलेशन में एमआरएनए बनेगा, सॉरी, ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड बनेगा एमआरएनए से, और उसका हेल्प कौन करेगा? टीआरएनए, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन दोनों भी साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते रहते हैं। ओके, तो ट्रांसलेशन में क्या होगा? एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए का चेन है, तो एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके एंटीकोडॉन यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स टीआरएनए लेकर आता है, ठीक है। और ये जो कोडॉन और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 3-3 के ग्रुप में ही होता है। ओके, तो जो ग्रुप का चलता रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री, राइबोसोम पहले उसको बाइंड करके रखता है, उसका एक बार कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो राइबोसोम थोड़ा आगे वाले की तरफ खा सकता है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री अभी तक नहीं आए हैं, एक बार उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री आ गए फिर राइबोसोम आगे सरकेगा। ऐसे करते करते एमआरएनए के पूरे चेन का, ओके, उसके ऊपर जितने भी कोडॉन्स है सबके कॉम्प्लीमेंट्रीज आ जाते हैं, और वो भी पूरा एक दूसरा एक चेन हमारा फॉर्म हो जाता है, और वो जो चेन फॉर्म होता है वो हमारा हो जाता है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये था ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों साथ में। ट्रांसलेशन मतलब क्या? जो एमआरएनए है उससे अमाइनो एसिड बनना, और ट्रांसलोकेशन क्या? जब ये प्रोसेस चलता होगा तो राइबोसोम क्या करेगा? एमआरएनए को एक बाइंडिंग साइट देगा। समझा इतना? तो ये था हमारा मेन मतलब टॉपिक। ओके, अभी इसके बाद है सेंट्रल डोग्मा। ओके, सेंट्रल डोग्मा तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ये तीनों जो प्रोसेस है ना, इन तीनों प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ओके, सेंट्रल डोग्मा क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रोसेस नहीं होंगे हमारा जो लाइफ है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की वजह से क्या बन रहा है? अमाइनो एसिड, और अगर अमाइनो एसिड बनेगा तभी क्या बनेगा? मेरा प्रोटीन। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो हमारा लाइफ का कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो इसलिए ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए क्या है? सेंट्रल डोग्मा है, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा है? इसी की वजह से मेरे प्रोटीन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। और थोड़ा सा मैंने बेसिक भी बता दिया जो कि 9th में था, लेकिन आप लोग हो सकता है भूल चुके रहोगे। ओके, तो फिर अगर ये आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और फिर अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी साइंस से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दो वीडियो को। अच्छा लगेगा कि अगर ज्यादा
बच्चे लोग को ये पहुंचे वीडियो और वो घर पर बैठ के ऑनलाइन ये पढ़ सके। ओके, तो थैंक यू गाइस। ओके, बाय।